नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वंदना स्टडी क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं हिंदी व्याकरण और शिक्षण विधियों के प्रश्न। ये हिंदी व्याकरण और शिक्षण विधियों के प्रश्नों का जो सेट है वो सेट नंबर 3 है। इससे पहले भी मैंने 2 सेट डाले हुए हैं, आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की जो वीडियो है ये आप कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो राजस्थान में शिक्षक भर्ती हो या सी-टेट हो या यूपी टेट हो, सुपर टेट, एमपी टेट, कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम हो, उसमें सभी में ये वीडियो बहुत और इक्वली इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि ये जो आज की वीडियो में हम प्रश्न करने वाले हैं, ये प्रश्न जो है सभी पुरानी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं। एक सिंगल प्रश्न भी ऐसा नहीं है जो पहले परीक्षा में ना आया हुआ हो, तो और भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं प्रश्न। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वंदना स्टडी क्लासेस के नाम से चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है? किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है? राम और श्याम दिन भर से खेल रहे हैं। कविता आज दिल्ली जा रही है। तुम आज दिन भर सोते ही रहोगे। मेरी भारी भूल थी जो उसके बहकावे में आ गया। तो बताइएगा इसमें कौन से वाक्य में निपात का प्रयोग हो गया है। फ्रेंड्स, निपात वह होते हैं, वो शब्द होते हैं जिन पर विशेषतः जोर डाल के उन शब्दों को बोला जाता है। आसान शब्दों में कहें तो वो शब्द जो व्यर्थ में ही वाक्य में लगा दिए जाते हैं उन्हें निपात कहते हैं। इसे दोबारा पढ़ते हैं। राम और श्याम दिन भर से खेल रहे हैं, सही है। कविता आज दिल्ली जा रही है, सही है। तुम आज दिन भर सोते ही रहोगे, देखिए सोते ही रहोगे, ये ही में यहाँ पे जोर डाला गया है। अगर इस वाक्य में से हम ही हटा दें, तुम आज दिन भर सोते रहोगे, तब भी वाक्य सही रहेगा। जिन शब्दों पर विशेषता जोर डाल के वाक्य में वो शब्द लगाए जाते हैं उन्हें हम निपात कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आंसर सी। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में विसर्ग संधि का प्रयोग नहीं हुआ है? किस विकल्प में विसर्ग संधि पूछा गया है कि विसर्ग संधि का प्रयोग नहीं हुआ है? तिरोधान, शिरोधार्य, दीपोत्सव या रजोभव। देखिए तिरोधान, पहले हम शब्द की संधि विच्छेद करके देख लेते हैं जिससे पता चल जाएगी किसमें संधि विच्छेद विसर्ग संधि का प्रयोग नहीं हुआ है। तिरोधान का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा तिर और धान, तिर और दान, तो इसमें विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है। इसी तरह शिरोधार्य, शिरोधार्य का होगा सिरह और प्लस धार्य, तो इसमें भी विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है। रजो भव का भी इसी तरह हो जाएगा, रजह प्लस भव। लेकिन दीपोत्सव, दीपोत्सव का होगा दीप प्लस उत्सव, दीप प्लस उत्सव, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दीपोत्सव, क्योंकि दीपोत्सव के अंदर जो है विसर्ग संधि का उपयोग नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है, 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली रुवीना लिखने में बेहद कठिनाई का अनुभव करती है। संभव है कि वह डैश से ग्रसित हो। लिखने में जो बच्चा कठिनाई का अनुभव कर रहा है तो वो किस बीमारी से, किस रोग से पीड़ित है? डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया या भाषाघात। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, डिसग्राफिया होगा इसका सही आंसर। लिखने से संबंधित, अगर लिखने से संबंधित रोग है, बच्चा लिखने में कठिनाई का अनुभव महसूस करता है तो उसको डिसग्राफिया रोग है। डिसग्राफिया को आप इस तरह याद कर सकते हैं कि ग्राफ, डिसग्राफ, ग्राफ हमेशा लिख कर बनाया जाता है, तो डिसग्राफिया लिखने से संबंधित रोग है। अगला प्रश्न है, भाषा अर्जित करने के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। भाषा अर्जित करने के संदर्भ में पूछा गया है।
समृद्ध भाषा परिवेश, संचार माध्यमों का अत्यधिक प्रयोग, विद्यालय परीक्षा प्रक्रिया या भाषिक पठन सामग्री। तो ध्यान रखिएगा, जब भी भाषा अर्जित करने के संदर्भ में पूछा जाए तो सबसे ज़रूरी होता है भाषा अर्जित करने के लिए समृद्ध भाषा, मतलब भाषा का परिवेश सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो उसका आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, ध्वनि, शब्द एवं वाक्य रचना का ज्ञान देना हिंदी शिक्षण का कौन सा उद्देश्य है? ध्वनि का, शब्द का, वाक्य रचना, इनका ज्ञान देना किसका कौन सा उद्देश्य है? शिक्षण का कौन सा उद्देश्य है? कौशलात्मक, सृजनात्मक, रसात्मक या ज्ञानात्मक? तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ज्ञानात्मक। ये सब ज्ञान देने से संबंधित हैं, तो ये ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, उद्विग्न का संधि विच्छेद क्या होगा? उद्विग्न का संधि विच्छेद क्या है? उद प्लस दिन, उत प्लस दिग्न, उत्तः प्लस विघ्न, उत प्लस विन। तो फ्रेंड्स उद्विग्न का सही संधि विच्छेद हो जाएगा उत प्लस विघ्न। क्या हो जाएगा? उत प्लस विघ्न। और इसमें अगर पूछ लिया जाए कि संधि कौन सी है तो इसमें है व्यंजन संधि। ध्यान रखिएगा, व्यंजन संधि। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन तथा बहुवचन दोनों में प्रयोग हो सकता है? मतलब पूछा गया प्रश्न में नीचे ऑप्शन में कि कौन सा शब्द ऐसा है जिसे हम एक वचन और बहुवचन में समान रूप से प्रयोग कर सकते हैं? बालिका, मुनि, लड़का, बेटा। तो देखिए इसमें हम इजीली पढ़ के भी निकाल सकते हैं कि बालिका सिर्फ लड़की के लिए यूज़ होता है, लड़का और बेटा सिर्फ लड़के के लिए ही यूज़ होता है, लेकिन मुनि ऐसा शब्द है जो हम एक वचन और बहुवचन में यूज़ कर सकते हैं। अर्थात मतलब बालिका जो है सिर्फ लड़की के लिए यूज़ होता है और केवल एक वचन में ही यूज़ होगा। लड़का और बेटा पुल्लिंग में होगा और केवल एक वचन में ही उपयोग होगा, लेकिन मुनि जो है उसे हम एक वचन और बहुवचन में समान रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, सिर पर सवार रहना मुहावरे का अर्थ क्या है? सिर पर सवार रहना मुहावरा है, इसका अर्थ क्या होगा? पीछे पड़ना, बाधक होना, भाग जाना, मरने मारने पर उतारू होना। तो ये आसान सा मुहावरा है, इसका अर्थ हो जाएगा पीछे पड़ना। ध्यान रखिएगा, पीछे पड़ना। फ्रेंड्स आप अपने आंसर भी देते चलिए और लास्ट में कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही थे, जिससे कि आप खुद भी चेक कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। अगला प्रश्न है, आयोगवाहक कहा जाता है अल्पप्राण को, महाप्राण को, विसर्ग को या संयुक्त व्यंजन को? तो हिंदी व्याकरण में अल्प आयोगवाहक कौन से होते हैं? अह, अंग और आह ये होते हैं। तो ये अंग होता है अनुस्वार और आह होता है विसर्ग। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये अंग होता है अनुस्वार और आह होता है विसर्ग। तो अनुस्वार और विसर्ग दोनों को ही आयोगवाहक कहा जाता है। और इस प्रश्न में हमें जो उत्तर ऑप्शन है उसमें सिर्फ विसर्ग है, तो हम इसमें विसर्ग को सही करेंगे। अगर विसर्ग के साथ अनुस्वार भी होता दो, तो ऑप्शन में अगर उपरोक्त दोनों होता तो फिर दोनों ही अयोगवाहक कहे जाते। तो सही आंसर हो जाएगा विसर्ग। अगला प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षण का आधार निम्न में से कौन सा है? उपचारात्मक शिक्षण मतलब रेमेडियल टीचिंग जो होती है उसका आधार क्या है? व्याख्यान परीक्षण, स्वय परीक्षण, पाठ्य पुस्तक परीक्षण या निदानात्मक परीक्षण? तो देखिए उपचारात्मक शिक्षण का आधार होता है निदानात्मक परीक्षण। पहले पता लगाया जाता है कि बच्चे को कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, फिर उसके बाद उसका उपचार किया जाता है, उसे रेमेडियल टीचिंग दी जाती है। अगला प्रश्न है, बाण का पर्यायवाची नहीं है। बाण शब्द है, इसका पर्यायवाची नहीं है। सिलीमुख, आशुभ, विषिग या सारंग? तो इसमें से कौन सा पर्यायवाची नहीं है बाण का? देखिए सिलीमुख, आशुभ, विसग ये तीनों ही बाण के पर्यायवाची हैं, लेकिन सारंग जो होता है वो होता है हिरण का पर्यायवाची, हिरण। तो ये इसका आंसर नहीं है, नहीं पूछा गया है तो ये इसका आंसर नहीं है। वह बहुत अच्छा लड़का है वाक्य में वह कौन सा सर्वनाम है? वह बहुत अच्छा लड़का है निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक या संबंधवाचक? तो निजवाचक तो नहीं होगा क्योंकि किसी और के लिए बात की जा रही है। अनिश्चय भी नहीं हो सकता क्योंकि अनिश्चित नहीं है इसमें।
इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा निश्चयवाचक, क्योंकि इसमें निश्चित रूप से बताया जा रहा है कि वह बहुत अच्छा लड़का है। तो इसका आंसर हो जाएगा निश्चयवाचक। निश्चयवाचक सर्वनाम जैसे यह, वह, जिनके बारे में निश्चित रूप से बताया जाए उनको बोलते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न है, मनोहर जीवन भर पूरा सुख भोगता रहा, इसमें कौन सा विशेषण है? मनोहर जीवन भर पूरा सुख भोगता रहा, इसमें कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक, परिमाणवाचक, गुणवाचक या सार्वनामिक विशेषण? तो आप बताइए इसमें कौन सा आंसर सही होगा। तो देखिए, संख्यावाचक तो नहीं है क्योंकि इसमें कोई संख्या नहीं दी हुई, सार्वनामिक भी नहीं है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो गुणवाचक हो जाएगा। गुणवाचक, क्योंकि पूरा सुख भोगता रहा, किसी की मतलब जो है गुण बताया जा रहा है, विशेषण की गुण बताया जा रहा है। जैसे सुख बताया, सुख का पूरा पूरा सुख भोगता रहा, तो ये हो जाएगा गुणवाचक। दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहते हैं? मूर्धन्य, दंत्य, दंतोष्ट्य, कंठोष्ट्य। दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्णों को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं दंत्य। दंत्य जैसे कि त, थ, द, ये, तो ये बोले जाते हैं दंत्य। जो दांत और जीभ की आगे की नोक से ऊपर के दांतों को टच करके जो बोले जाते हैं उनको बोलते हैं दंत्य। किस शब्द में तत्पुरुष समास है? दौड़ धूप, मधुमक्खी, पीताम्बर या त्रिभुवन? किस शब्द में है तत्पुरुष समास? तत्पुरुष समास वह है जिसमें कि विभक्ति का लोप हो जाता है और जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है। ध्यान रखिएगा, हमेशा उत्तर मतलब दूसरा पद प्रधान होता है और पहला पद गौण होता है, तो वो होता है तत्पुरुष समास। तो इसमें सही हो जाएगा मधुमक्खी। मधु की मक्खी होता है, तो इसमें की विभक्ति का लोप है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा मधुमक्खी। वह द्वार द्वार भीख मांगता चलता है, वाक्य में कौन सा कारक है? द्वार द्वार भीख मांगता चलता है। तो देखिए ये सेंटेंस में विभक्ति का लोप हो रहा है। वह द्वार द्वार पर आएगा, और पर किस कारक में आता है? किस कारक की विभक्ति है? तो पर है अधिकरण की विभक्ति, तो इसका आंसर हो जाएगा अधिकरण। वह द्वार द्वार पर भीख मांगता चलता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विलोम की दृष्टि से सही नहीं है? सुबुद्धि, असुबुद्धि, उत्कर्ष, अपकर्ष, आरोह, अवरोह, कीर्ति, अपकीर्ति। तो देखिए कीर्ति अपकीर्ति सही है, आरोह का अवरोह होता है सही है, उत्कर्ष का अपकर्ष होता है ये भी सही है, लेकिन सुबुद्धि का असुबुद्धि नहीं होता। सुबुद्धि का फ्रेंड दुर्बुद्धि होता है, सुबुद्धि का दुर्बुद्धि होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, सुबुद्धि और असुबुद्धि, क्योंकि जो सही नहीं है वो हमें इसमें बताना था। अगला प्रश्न है, चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा है? बहुत आसान सा प्रश्न है। चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा है? द्रव्यवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक। ये हम छोटी क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। और व्यक्तिवाचक, इसमें स्थान का नाम दिया हुआ है, चांदनी चौक एक जगह का नाम है, तो ये हो जाएगी किसी व्यक्ति का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। अगला प्रश्न है, निम्न में भाववाच्य का उदाहरण है। उससे बैठा नहीं जाता, राम से खाया नहीं जाता, राम पत्र लिखता है, सीता पुस्तक पढ़ती है। ये 4 ऑप्शन है इसमें, और आपको बताना है भाववाच्य का उदाहरण है। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, जानते हैं हम, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। भाववाच्य वो होता है जिसमें कि कर्ता और कर्म दोनों ही की प्रधानता ना हो, बल्कि किसी भाव की प्रधानता हो, तो वो होते हैं भाववाच्य। तो उससे बैठा नहीं जाता, ये भी हो जाएगा भाववाच्य। और राम से खाया नहीं जाता, तो इसमें भी भाव है, तो ये हो जाएगा, ये भी भाववाच्य। राम पत्र लिखता है, इसमें कर्ता की प्रधानता है क्योंकि राम लिख रहा है, ये कृतवाच्य है। और सीता पुस्तक पढ़ती है, इसमें भी कृतवाच्य क्योंकि सीता जो भी पुस्तक पढ़ रही है, तो इसमें भी कर्ता प्रधान है। तो जो सही आंसर है इसमें वो हो जाएगा 1 और 2। तो 1 और 2 देख लीजिए किस ऑप्शन में होगा, तो ये हो जाएगा आंसर बी, 1 और 2 का बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मिट्टी का माधव होने का क्या अर्थ है? समझदार होना, कृष्ण की मूर्ति, मिट्टी की मूर्ति, बहुत ही मूर्ख। तो ये तो हमने
रोज़मर्रा में भी सुना होगा मिट्टी का माधो बड़ों बड़ों को अपने बच्चों से या किसी से आपने सुना होगा कहते हुए। मिट्टी का माधो का अर्थ होता है बहुत ही मूर्ख होना। अगला प्रश्न है, एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है वैधता, वस्तुनिष्ठता, व्यापकता या आत्मनिष्ठता। तो देखिए मूल्यांकन हमने पढ़ा है, मैंने मूल्यांकन के ऊपर बहुत डिटेल में वीडियो डाल रखी है। मैं आप चाहें तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप चाहे वहाँ जाके देख सकते हैं। एक एक पॉइंट मैंने क्लियर किया हुआ है। तो इसकी विशेषता होगी, देखिए वैधता इसकी विशेषता होती है, वस्तुनिष्ठता और व्यापकता भी। लेकिन आत्मनिष्ठता मतलब व्यक्तिगत रूप से मूल्यांकन किया जाए, ये मूल्यांकन की विशेषता नहीं होती है। तो इसका आंसर भी हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, अभिकर्मित अनुदेशन विधि के सिद्धांत में सम्मिलित है। अभिकर्मित अनुदेशन विधि के सिद्धांत में क्या सम्मिलित है? स्वगति का सिद्धांत, परगति का सिद्धांत, समूह गति का सिद्धांत या कक्षीय एकता का सिद्धांत। तो अभिकर्मित अनुदेशन विधि के सिद्धांत में सम्मिलित है स्वगति का सिद्धांत। और अभिकर्मित अनुदेशन विधि दी किसने थी? तो ये दी थी स्किनर ने, BF स्किनर ने, जिन्होंने पुनर्बलन का सिद्धांत दिया था, उन्हीं ने दी थी स्वगति का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सस्वर वाचन का भेद नहीं है? सस्वर वाचन का भेद नहीं है। आदर्श वाचन, संवेद वाचन, अनुकरण वाचन या गहन वाचन। तो फ्रेंड्स सस्वर वाचन होता है जब एक बच्चा कक्षा में जोर जोर से खड़े होकर पढ़ता है, भाव को स्पष्ट करता है, तो वो होता है सस्वर वाचन। और इसके जो भेद हैं वो आदर्श वाचन भी इसके अंतर्गत आ जाएगा, संवेद वाचन भी आ जाएगा, अनुकरण वाचन भी आ जाएगा। लेकिन गहन वाचन इसके अंतर्गत नहीं आता, क्योंकि गहन वाचन जो है मौन वाचन के अंतर्गत आता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गहन वाचन। अगला प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के प्रकार में पूछा गया है आलोचनात्मक प्रश्न, विश्लेषणात्मक प्रश्न, मिलान प्रश्न, व्याख्यात्मक प्रश्न। तो ये देखिए आलोचनात्मक, विश्लेषणात्मक और व्याख्यान, ये तीनों ही दीर्घ प्रश्नों के वो है, ये ऑप्शन है, प्रकार है। लेकिन मिलान प्रश्न जो है वो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। वस्तुनिष्ठ जो हम ये कर रहे हैं प्रश्न, ये भी वस्तुनिष्ठ ही है। लेकिन मिलान हो, खालिस्तान हो, सही गलत हो, ये सभी प्रश्न भी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के ही प्रकार होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा शास्त्री पढ़ाने से पहले लिखना सिखाने के पक्ष में है? मतलब किस शिक्षा साइकोलॉजिस्ट ने कहा था कि पढ़ाने से पहले लिखना सिखाया जाए? तो देखिए हम जो भाषा के कौशल पढ़ते हैं, हिंदी या इंग्लिश दोनों में पढ़ते हैं, सब LSRW ये है। मतलब पहले सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना और सबसे लास्ट में होता है लिखना। ये होते हैं भाषा के कौशल। लेकिन किस शिक्षा शास्त्री ने ये LSWR का कॉन्सेप्ट दिया था? तो फ्रेंड्स ये दिया था मारिया मोंटेसरी ने। ध्यान रखिएगा, मारिया मोंटेसरी ने दिया था LSWR का कॉन्सेप्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे आज की वीडियो में हिंदी की व्याकरण और शिक्षण विधियों से संबंधित 25 प्रश्न। ये प्रैक्टिस सेट 3 था। इसके बाद मैं प्रैक्टिस सेट 4 लेके आऊँगी। आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। आपके लाइक करने से थोड़ा सपोर्ट मिलता है, अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है, ताकि आगे और अच्छा कंटेंट और अच्छे प्रश्न लेके आ सकूं। वीडियो को अभी तक, चैनल्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग सब्सक्राइब करते हैं, देखते हैं तो और मेहनत करने का मन करता है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।